नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे महिला व्यक्तित्व से मिलाना चाह रहे हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश की। ये ऐसे समय में घर से निकली जब महिलाओं को निकलना मनाही थी। उस स्थिति में ये घर से निकली और ना सिर्फ अपना एजुकेशन बनाया बल्कि एक शिक्षा का अलख भी पूरे बेगूसराय में जगाया। आज फिशरीज़ के मामले में इनको बिहार ही नहीं भारत में लोग इनको पहचानते हैं। ये शख्स हैं महिला कॉलेज की पूर्व प्राचार्य स्वप्ना चौधरी जी। आइए आज इनसे हम बात करते हैं। मैडम, पहले केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैडम ये जानना चाहेंगे कि आप उस वक्त शिक्षा का अलख लेके चली जब महिलाओं को घर से निकलने पर भी पाबंदी थी, तो कैसे रहा आपका सफ़र और किस तरीक़ा से आपने पूरे शिक्षा का अलख जगाया? सबसे पहले तो मैं 17 वर्ष की थी तब मेरी शादी हो गई थी और मैं एक ब्यूरोक्रेट फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी एडीएम के पद पर थे और जब पद पर थे उसी समय हमारी शादी उन्होंने कर दी और मैं इस घर में आई। ये ज़मींदार परिवार था, लेकिन एक चीज़ था कि इस परिवार में मैंने ये देखा कि पढ़ाई के प्रति इन लोगों को काफ़ी रुचि थी और उन लोगों को लगता था कि हमारी बहू भी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करे। परिवार का साथ बहुत था और मैं पढ़ाई अपना शुरू की, मैं ख़त्म की, कहा जाए कंक्लूड की, मैं पीएचडी की और मैं यहीं पहले मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट आरसीएस कॉलेज मंझौल में था, तो मैं वहाँ ज्वाइन की। इसके पहले भी बता दूँ, मैं पीएचडी करना ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि बच्चे हो गए थे हमारे। और एमएससी करने के बाद मेरी बेटी हो गई थी और तो मुझे लगा कि अब पीएचडी भी कर ही ले लगे हाथ। तो मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी में जेएस दत्ता मुंशी, जो कि इंटरनेशनल फेम के साइंटिस्ट थे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में, मैं उन्हीं के अंडर एक फेलोशिप था, उसी में मैं ज्वाइन की। और उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को काम पे नहीं लेता हूँ क्योंकि महिलाएं काम अधूरा छोड़ के चली जाती हैं। तो हम बोले सर ऐसा मेरे साथ नहीं होगा, आप हमको रख लीजिए। मैंने हम इंटरव्यू में आए थे तो बोले नहीं सर हम कंटिन्यू करेंगे। और मैं अपना काम ख़त्म की, पीएचडी की। उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को हमको मिला। और सच पूछिए तो आज हम अगर रिसर्च के फील्ड में अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें डॉक्टर जेएस दत्ता मुंशी को आज मैं ज़रूर याद करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत हमको मदद की। उनके साथ मेरे कई पब्लिकेशंस हुए, इंटरनेशनल नेशनल रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए और साथ में बुक भी पब्लिश हुआ मेरा सर के साथ। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली थी इस मामले में। सर ने हमको ये मौका दिया। वो हमारे काम से काफ़ी खुश रहते थे और एक के बाद एक वो हमको काम देते गए। तो वह समय जब ख़त्म हुआ तो नौकरी की बात आई, तो एसएम कॉलेज में वीसी अपॉइंटमेंट हो रहा था। मैं वहाँ गई अपॉइंटमेंट में अपना इंटरव्यू देने। मेरी माँ को उस समय तो मोबाइल नहीं था, ट्रंक कॉल पर मैं बताई कि मैं एसएम कॉलेज ज्वाइन करना चाह रही हूँ। मेरी माँ ट्रेन पकड़ करके और आ गई भागलपुर। कही कि ये करने तो हम तुमको नहीं देंगे, तुम अपने घर जाओ और घर के पास तुम्हारा अगर जॉब होगा वही करो। तुम्हारा परिवार कभी भी मैंने सुरक्षित नहीं रह पाएगा, तुम यहाँ रहोगी, हस्बैंड तुम्हारे वहाँ रहेंगे, तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि तुम अपना परिवार इस तरह से बिखेर कर रहो। तो उसमें तो माँ की बात मुझे ज़रा भी मुझे क्रोध आया माँ पर बहुत। मैं और फिर वो सचमुच हमको ज्वाइन नहीं करने दी और मैं वापस यहाँ आई। तो यहाँ आरसीएस कॉलेज मंझौल में मैं अपना जॉब शुरू की और यहाँ मेरा हो गया था। जॉब करने के दरमियान काफ़ी कठिनाइयाँ हुई। मंझौल आना जाना एक बहुत बड़ा समस्या था मेरे लिए। और सच बताती हूँ, मैं बस में चढ़ के मंझौल गई और 3 वर्ष तक गई। हाँ, घर में लोग कहते थे गाड़ी से चली जाओ, लेकिन हमको लगता था कि उस समय लेक्चरर के सैलरी 700 रुपीज़ था और हमको 900 रुपया का पेट्रोल लगता एक महीना में। तो हमको लगा उचित नहीं लगा कि इस तरह की नौकरी क्या करना है। तो मैं बोली नहीं, मैं बस से ही जाऊंगी। और बस से आने जाने में मुझे
काफ़ी कठिनाई हुआ, लेकिन फिर भी मैं हंस करके और हम उसको एक्सेप्ट किया और बहुत इन्जॉय करके हम आते गए। मैंने बस को भी इन्जॉय किए। इसमें भी एक कहानी बता दूँ, मेरे ब्रदर्स आए हुए थे हमसे मिलने के लिए, दोनों भाई हैं हमारे। तो हम जाने लगे तो बोले कि ज़रा बस स्टैंड हमको चढ़ा दो बस में, और अपनी गाड़ी से गया और उन लोगों को पटना लौटना था, नहीं लौटा, उस दिन रह गया, लौट गया। हमको जब आए लौट करके तो कहा कि नौकरी छोड़ो। हमने क्यों, नौकरी क्यों छोड़ देंगे? तो कहा कि इसलिए छोड़ दो कि तुम बचपन में स्कूल पापा तुमको गाड़ी से भेजते थे और तुम बस में चढ़ करके मंझौल जा रही हो, सो हमको तो बर्दाश्त नहीं हुआ और ऐसा हम नहीं करने देंगे तुमको। और हम इतना मैंने एडमेंट थे। उसके पहले भी कुछ बातें घर में भी हुई थी कि मैं बिल्कुल एडमेंट थी कि नहीं, मैं जॉब तो नहीं छोड़ूंगी और मैं जॉब करूँगी। तो भाई लोग तो बाद में आए, पहले भी लोगों का थोड़ा विरोध था कि नौकरी। घर में अपने हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्ट किए हमको और हमारे परिवार के लोग, लेकिन जो हमारे होते हैं गोतिया लोग, उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि मैं मंझौल में जॉब करूं। तो इस कई बार बहुत तरह की बातें होती रही, लेकिन मैं अनसुनी करके अपने राह पर हम हमेशा आगे बढ़ते रहे। हम इन सब बातों पर कभी ध्यान नहीं दिए, लेकिन अंतोगत्वा जब हमको लगा कि हमारा डिसीज़न बहुत सही था, हम जॉब को उस समय लोग हल्के से लेते थे ना, जॉब उस समय लगता था कि हाँ हम फिर कर लेंगे, लेकिन नहीं, मैं सोची कि नहीं। और हम हमेशा दिमाग में एक बात ज़रूर रखे थे कि हम काम कुछ तो ज़रूर करेंगे, और इसी सिलसिले में हम अपने काम को बहुत महत्व दिए। चाहे मंझौल हमारा 6:50 में हम यहाँ बस चढ़ते थे और मॉर्निंग शिफ्ट में कॉलेज रहा करता था, और क्लास के बाद में वहाँ पर बच्चों को अलग से पढ़ाती हुई थी। और अभी बता देती हूँ, अभी अचिंत, एक डॉक्टर अचिंत हैं, वो अभी वहाँ मध्य प्रदेश में डॉक्टर है। तो वो लड़का बड़ा इंटेलिजेंट था, और वो हम जैसे निकलने लगते थे तो मैडम, हम बस के लिए रुकते थे तो मैडम थोड़ा पढ़ा दीजिए, तो उसको बैठ के हम पढ़ाते थे। वो कम्पीट कर गया PMCH में से ही MBBS वगैरह MS वगैरह किया। तो आज भी हमको खुशी होती है ऐसे बच्चों को दे करके जो पकड़ के पढ़ते हैं। तो हम हमेशा उसको अप्रिशिएट किए और उन बच्चों को हम हमेशा मदद किए। तो उस समय जब आप निकली घर से, तो निश्चित तौर पर उस समय महिलाओं को इतना फ्रीडम नहीं था, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा कि, और कैसे आप उसको कवर कर पाए? हाँ, कई बार कई कठिनाइयाँ होती थी, जैसे कि घर के साथ तालमेल बनाने में बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि बच्चे थे तो बच्चे को देखना भालना ये भी मुश्किल होता था, साथ में जॉब करना ये तो अलग था ही। साथ में जिस परिवार से मैं जुड़ी हुई हूँ, यहाँ पर एक चीज़ था कि इन लोगों का ब्रॉड थिंकिंग था इस मामले में, लेकिन हमेशा पॉजिटिवली हम उसको लिए। अगर कभी हमको कुछ होता, लेकिन एक बात यहाँ पर अपने ससुर के बारे में, मेरे फादर इन लॉ, वो ऑनररी मजिस्ट्रेट थे यहाँ पर और ज़मींदार थे, आप लोगों को मालूम ही होगा, बड़े बाबू के नाम से। उन्होंने हमको बहुत मदद की, मतलब हम बता नहीं सकते हैं। हमारा इतना छोटा बच्चा था और हम उसको छोड़ के जाते थे, वो गोदी में ले करके रात भर उसको बैठते थे, कहते थे तुम सो जाओ। और जब हम दोपहर में कॉलेज से आते थे तो सबसे पहले हमारे बच्चों को एकदम खिला पिला के रखते थे। हाँ, बहुत मदद करते थे। मैंने हमको लगता है कि बहुत कम लोगों को ये मौका। और जब भी कॉलेज से हम आते थे, आज का कहानी सुनाओ, हम ये बात हमेशा हमको लगता था कि कुछ कहानी नहीं है, गैस क्लास किए थे। अब हम जब उस उम्र पे आ रहे हैं तब हम भी कहानी के लिए बैठे रहते, लगता है कोई कहानी सुनाए, तो उनको लगता था आपको बताए कि आज क्या हुआ कॉलेज में। बहुत खुश होते थे इस बात को लेकर के कि मेरी बहू, मेरे ससुर हमको बहुत कोऑपरेट किए थे, और आज हम यहाँ तक पहुँचने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो इसके बाद जब मंझौल कॉलेज से शुरुआत की ये था, हाँ, और महिला कॉलेज में द एंड किए, हाँ, तो इस बीच में कहाँ आपने? नहीं, हम और कहीं नहीं, बस मंझौल में ही थे। इसका मेरे हस्बैंड GD कॉलेज में थे, तो मेरा ट्रांसफ़र इसी ग्राउंड पे हो गया यहाँ। और हम यहाँ आए तो अपने डिपार्टमेंट को देख रहे थे, ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में थे। और उसके बाद लेकिन हम हमेशा कुछ इनोवेटिव करने को सोचते थे। तो UGC से हमने इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज़, एक वोकेशनल सब्जेक्ट था, उसका प्रोजेक्ट बना कर दिए। संजोग से पास हो गया और UGC से मिला ये प्रोजेक्ट, 3 इयर्स डिग्री कोर्स का प्रोजेक्ट था। तो ये हम इस कॉलेज में शुरू किए। और यहाँ हम बहुत बताना चाहेंगे कि एक क्लास के लिए 500 रुपया गेस्ट टीचर को दिया जाता था। हम हर चीज़ को एकदम अपने तौलने लगते हैं, नापने लगते हैं कि कहीं ज़्यादा खर्च नहीं हो। मैं 10 पेपर
3 इयर्स में हम अकेले पढ़ाते थे। शुरू में कुछ दिन पढ़वाया लिए दूसरे से, आइडिया हो गया कि क्या है। और जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट लोग आते थे क्लास लेने, हम उन लोग का ऑब्जर्व करते थे, देखते थे क्या पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद हम देखते देखते उसको खुद पढ़ाने लगे। और हम 2-3 साल बाहर से टीचर्स को बुलाए, उसके बाद हम 20 वर्ष तक लगातार अपने ही पढ़ाते रहे। तो कैसा रहा ये पूरा जो आप पढ़ाई का था अनुभव, कैसा रहा? हाँ, पढ़ाई ये हमारा बहुत अच्छा रहा। इसी बीच में हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी लाए। ये भी होता है जैसे अपने अंडर में रिसर्च कराने का, तो मैं 12 रिसर्च स्कॉलर्स प्रोड्यूस की इस बीच में, किताब लिखी, ढेर सारे इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में मेरा पेपर्स पब्लिश हुआ, और लगातार हम अपना कार्य क्षेत्र। इसके पहले और एक बात बता दें, हम घर में मेरे बच्चे जब बड़े हो गए और इन लोग कॉलेज वगैरह चले गए हायर एजुकेशन के लिए, तो मैं घर में ऊपर एक रूम था हॉल में, अपने कॉलेज की लड़कियों को 2 बजे के बाद से पढ़ाती थी 6 बजे शाम तक, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन। और ये काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन हमको काफ़ी मदद मिला। मेरी माँ मेरे बच्चों को रखी, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को रखे। यहाँ पर परिवार में और लोग थे, सबको देखते थे, लेकिन मुख्य रूप से मेरी माँ और मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर मेरे बच्चों को बहुत ध्यान से रखे। तो इसलिए मैं उन लोगों का ये उपकार नहीं भूलती हूँ। अगर मैं कुछ भी कर पाई हूँ तो मैं उन लोगों के वजह से की। तो आपने फिर सब महिला कॉलेज में, श्री कृष्ण महिला कॉलेज में प्राचार्य का भी पद संभाला। तो वो अनुभव आपको कैसा रहा? हाँ, पढ़ाते उससे थे। पहले तो सिर्फ आपने पढ़ाई को पढ़ाया। जी, पढ़ाते थे हम, और पढ़ाई में मुझे बहुत मन लगता था। एडमिनिस्ट्रेशन जॉब हो गया। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव। जब उसकी भी कहानी सुना दें, मैं गई हुई थी अंडमान और निकोबार। उसके पहले हमको पता चला कि आपका प्रिंसिपल में हो गया है, हमें बात कौन ज्वाइन करेगा करके हम चल दिए। उस समय साकेत कुशवाहा वाइस चांसलर थे हमारे यूनिवर्सिटी के, बहुत स्ट्रिक्ट वाइस चांसलर, और बहुत ज़्यादा तुरंत किसी पर एक्शन ले लेते थे। तो हम जनवरी में कॉलेज खुला, हम आए तो हम क्लास करके निकल रहे थे, तो फ़ोन आया दरभंगा से। तो कोई पूछा साहब बात करेंगे, तो हमने कौन साहब? तो बोले मैं साहब। उधर से फ़ोन आया, बोले मैं बोल रहा हूँ वाइस चांसलर एलन मिथिला यूनिवर्सिटी। हम तो हड़बड़ा के नीचे पढ़ा सर। तो उन्होंने कहा कि मैडम आपको मैं सस्पेंड कर रहा हूँ। हमने सर मैंने समझे ही नहीं क्यों सस्पेंड कर रहे हैं। तो कहे कि 6 दिसंबर को आपका नोटिफिकेशन हुआ था, 7 जनवरी है, कहाँ हैं आप? तो हमको एक्चुअली मन नहीं था, हमको लगा कि नहीं ज्वाइन करेंगे तो लोग किसी और को दे देगा पद। तो हम बोले सर हम आ रहे हैं। हम थोड़ा घबरा भी गए, और हम घर आए तो इनको बोले कैसे से वाइस चांसलर का पद। बोले भी गुस्सा हुए, बोले कि अरे ऑर्डर आया था, तुम उसको ओबे नहीं की हो। उसके बाद हम तुरंत रश किए दरभंगा, जाके वहाँ हम ज्वाइनिंग लिख के दिए। फिर हम आए लौट करके। तो 7 जनवरी 2015 से हम यहाँ हैं। और ये अनुभव जो था अच्छा ही रहा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा, मैं तो बहुत एंजॉय की। जब आप लोग एजुकेशन में थे, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, और अभी जो आप महिला कॉलेज में प्राचार्य थे, तो उस समय और आपके पहले वाले में एजुकेशन में कितना डिफरेंस? बहुत डिफरेंस आ गया है। हम लोग पढ़ाई जब कर रहे थे तो अपना सेल्फ स्टडी पर हम लोग कंसंट्रेट करते थे। हम लोगों के पास नोट्स का अभाव रहता था, हमारे पास बाहरी किसी तरह के सोर्स का बहुत। पहले लोग अगर ट्यूशन पढ़ते थे तो उसको गलत दृष्टि से लोग देखा कि पढ़ने में अच्छी नहीं है इसलिए ट्यूशन ले रही है। अच्छा। तो ये हम लोगों के टाइम में था, लेकिन अब तो बच्चे ट्यूशन के लिए ही पढ़ते हैं। अच्छा। तो ये 2 चीज़ बहुत और एक बता दें कि हम लोग खुद नोट्स बनाते थे, हम लोग लाइब्रेरी जाना खुद ही। अब बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं, लाइब्रेरी से उसको कोई मतलब नहीं। और मज़ेदार तो चीज़ हो गया है कि क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम पूछे कि तुम किताब खरीदी हो, तो नहीं। क्यों किताब नहीं खरीदी तो तुम पढ़ोगे कैसे? तो कहते इंटरनेट से हम पढ़ेंगे। अच्छा। अब ये इंटरनेट से, ये बात सही है कि इंटरनेट में क्या नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहें कि तुम अच्छे राइटर्स का किताब है, रेफरेंस, हम जाओ तुम लाइब्रेरी जाओ और लाइब्रेरी से किताब लो और पढ़ो। हम कई बार करते थे। देखिए अभी ऐसा नहीं कि इंटरनेट से बहुत कुछ मिल जाता, हम लोग अभी बहुत मदद लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम लोगों के साइंटिफिक इसमें बायोटेक्नोलॉजी वगैरह इतना इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत सारी किताबें हम नहीं भी ले तो अब हम इंटरनेट से देख लेते हैं। लेकिन जब बच्चे ये बात बोलते तो हमको अच्छा नहीं लगता, हमको लगता है तुमको लाइब्रेरी जाना चाहिए, तुमको किताब लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये एक हम लोग। हाँ, आप बार बार पूछ रहे हैं कि दोनों के अंतर में, कंपैरिजन तो क्या ही नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय स्टूडेंट्स पूरे फुल्ली डिपेंडेंट होते थे क्लास पर, टीचर्स पर, लेकिन अब नहीं होते हैं। मैं बताया तो अब तो इंटरनेट उनके पास है, तो डोंट बिलीव इन टीचर्स नाउ। और दूसरी बात है कि जो टीचर्स थे
वो भी फुल डिवोशन से हम लोगों को पढ़ाते थे। हमको याद है कि तो वो जो भावना से हम लोग पढ़ते थे वही चीज़ हम अपने बच्चों में खोजने लगे। जो कुछ दिन तो मिला हमको, ऐसी बात नहीं है कि हम शुरू के 20 साल तो हम ऐसे टीचर्स ऐसे बच्चों के बीच में हम रहे जिनको हमारी ज़रूरत थी, लेकिन बाद के समय में ऐसा हुआ कि बच्चों को अब हम लोगों की ज़रूरत महसूस नहीं। तो अभी क्या लग रहा है कि मतलब अभी के स्टूडेंट जिनको आप पढ़ा रहे हैं तो कैसा लग रहा है कि वो पहले जो स्टूडेंट होते थे उस तरीक़ा का उनमें क्वालिटी है या नहीं है, या उसमें भी शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ भी गिरावट आई है? हाँ, यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि बच्चे जो पहले हम लोग स्टूडेंट्स लाइफ में जैसे हम लोग अपने प्रॉब्लम्स आता था और ये अपने टीचर से सॉल्व आउट करवाते थे या मिलने जाते थे, अब इस तरह का क्यूरियोसिटी बच्चों में नहीं देख रहे हैं। दे डोंट बिलीव इन टीचर्स। वही हम बता रहे हैं कि वो काफ़ी है इंटरनेट क्लास हम ले रहे हैं तो वो इंटरनेट में लगे हुए हैं, तो हम बोले कि तुमको सब चीज़ इंटरनेट में मिल जाएगा, लेकिन ये एक तरह का पढ़ाई का तरीका है कि जो हम बोल रहे हैं तुम्हारे कान में जा रहा है वो तुम्हारे ब्रेन में जा रहा है। तुम आँख से देख रही हो लेकिन वो तुम्हारे ब्रेन में नहीं जा रहा है, तो हम लोग समझाते हैं। और दूसरी बात है कि आजकल के बच्चों में बना बनाया परोस के मिल जाए खाना, वो उन लोगों के में अंदर। हम लोग अपने से फाइट करते थे, अपने से नोट बनाना, और कितना मेहनत करते थे हम वही देख रहे हैं। कॉलेज क्लास ख़त्म होता था, फिर हम लोग लाइब्रेरी में शाम के 6 बजे तक, और 6 बजे तक हॉस्टल में इसलिए दौड़ते थे कि चाय और नाश्ता नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए दौड़ के जाते थे। तो इस तरह का हम लोगों के अंदर में एक जुनून हुआ करता था जो आज के बच्चों में हम लोग नहीं देख रहे हैं। और लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अभी के बच्चे अच्छे नहीं, अच्छे बच्चे भी हम लोग देखे हैं। और थोड़ा सा तो यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो ही रहा है। जो बच्चे थोड़े अच्छे हैं वो यहाँ से निकल जा रहे हैं, तो हम लोग बचे खुचे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये भी एक रीज़न है। तो मैं भी लेकिन एक और बात बता दें, गांव से देहात से चल करके एक मेरे क्लास में कुछ लड़कियां खगड़िया से और उधर मानसी कौन जगह से आती थी क्लास करने, और डेली वो 9 बजे पहुंच जाती थी। हाँ, और इतना मेहनत करती थी। अभी उसमें से गरीब घर की लड़कियां थी लेकिन मेहनत तो कर रही थी। उसके पास तो उसके पिता को पैसा नहीं था कि उसको बाहर भेजें, और हम ही लोगों के पढ़ाई से अभी पोस्ट ऑफिस में काम कर रही, पोस्ट मास्टर बन गई है एक लड़की। वो खगड़िया में बरसात हो जाड़ा, हमको यहाँ से घर से जाने में दिक्कत होती लेकिन वो पहुँच जाती थी। तो पढ़ने वाले बच्चे भी हमने देखे, बहुत अच्छे बच्चे, और जो हम लोगों पर और उनको पढ़ाने में जो मन लगता था क्या बताएं बहुत अच्छा लगता था। तो कॉलेज के अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो आपके लिए तो एक न्यू कॉन्सेप्ट जैसा था कि भाई नया चीज़ें आपके सामने आ गया है। हाँ। तो जिस तरीक़ा से आप देखते हैं कॉलेज में आंदोलन होते रहते हैं, छात्र संगठनों का होना, तो उसमें आप कैसे टैकल किए? क्या आपको वो बहुत बोझ स्वरूप भी लगा? हाँ, वो थोड़ा सा हमको लगा कि डिस्टर्ब करता था, लेकिन उसके बाद हम समझ गए कि हाउ टू टैकल देम, तो वो मैं कर लेती थी तो आप लोग तो देखते ही होंगे कि हल्ला होता था, फिर देखते थे शांत हो जाता था, तो वो मैं कर लेती थी एनी हाउ, कभी उनको खुश करके, कभी उनको समझा के। तो क्या लगता है कि वो जिस तरीका का वो माहौल छात्र संगठनों के द्वारा चल रहा है, छात्रों के जो डिमांड्स हैं, तो कितना आपको लग रहा है कि जेन्युइन है कि खाली उसमें हल्ला हंगामा ज़्यादा? नहीं, कुछ बातें हमको अच्छा ये लगता था कि जब लड़कियां इस फील्ड में आती हैं तो अपना अधिकार वो समझती हैं। हम गलत कभी नहीं मानते हैं कि स्टूडेंट यूनियन गलत होता है, अपना आवाज़ उनको रेज़ करना चाहिए, जहाँ गलत हो रहा है उस पर उनको बोलना चाहिए। ये हमको अच्छा भी लगता था, लेकिन कई बार अनर्गल भी होता था, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक प्रिंसिपल फेस कर रहा है वो बच्चों को नहीं समझ में आता है। मान लीजिए कि सरकार ने अपने वोट बैंक बनाने के लिए, ये हमारे एक इंस्टेंस हमारे साथ हुआ कि लड़कियों से फ़ी नहीं लिया जाएगा। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच की एक महिला कॉलेज में अगर लड़कियों से फ़ी नहीं लिया जाएगा तो कॉलेज चलेगा कैसे? एक कॉलेज में टीचर का फ़ी आ जाता है, बिजली बिल देना होता है, सफाई कर्मी, कंप्यूटर्स, पूरा कैंपस आपके हाथ में है और आपके पास एक पैसा नहीं है, आप कैसे चलाएंगे? इतने तरह के बिल्स का भुगतान होता है, टैक्स देना होता है, कहाँ से करेगा प्रिंसिपल? तो ये दो बातों इस सरकार के साथ मिल बैठ करके कई बार हम चाहे कि तुम लोग वाइस चांसलर के पास, वाइस चांसलर भी मेरी बात को समझते थे, तो कहते थे कि हाँ कैसे आप चलाइएगा। तो ये एक समस्या आती थी, और जब हम बच्चों को इस बात को समझाए तो बच्चे माने, ऐसी बात नहीं है, मेरी बात को समझे, हमको परमिशन दिए कि आप थोड़ा बहुत लीजिए। तो हम 500 रुपया पर स्टूडेंट लेने लगे, और वो एक परंपरा बन गई है, लेकिन उससे काम नहीं चलता था, बहुत परेशानी होती थी हम लोग को आए दिन। खैर
वो सब दिन बीत गया, लेकिन आने वाले समय में इसमें सरकार को सोचना होगा और साथ में छात्र संगठन को भी सोचना होगा कि कॉलेज बंद करवाने से नहीं, आप जाकर के जड़ तक जाइए कि इसको कैसे सुधार जाए। गवर्नमेंट पैसा उतना दे, हाँ बात तो कह दिया गया कि पैसा देंगे, लेकिन पैसा वैसा कभी नहीं आया कॉलेज में। और तो ये सब छोटी परेशानी तो नहीं थी, बहुत बड़ी परेशानी थी जो हम लोगों को कॉलेज चलाने में हुआ। और हम चाहते हैं कि इसमें पहल होना चाहिए था, फिर कॉलेज खुलेगा, फिर वही कहानी शुरू होगा। हाँ, तो अब तो आप अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, तो अब अभी तत्काल आप क्या कर रहे हैं? जी क्या हम शिक्षा के क्षेत्र हाँ को जी हम रखा है एक कि बहुत छोड़ दिया? अच्छा एक सिस्टम जो हम अडॉप्ट किए, वो उसमें हम क्या कहें, कोरोना वायरस लॉकडाउन ही उसमें हमको शायद सिखाया। मैं घर बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। अच्छा। हाँ, और आश्चर्य होगा, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे जुड़ रहे हैं। अच्छा। पूरे बेगूसराय क्या कहिए, जितने बच्चे बाहर के भी हैं जुड़ रहे हैं, मतलब कि बेगूसराय से बाहर के भी बच्चे जुड़ रहे हैं। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का मैं क्लास ली तो पूरा सिलेबस उन लोग का हो गया। उसके बाद मैं अभी MSc का क्लास ले रही हूँ, और MSc में काफ़ी बच्चे CM साइंस से, दरभंगा से, सब जगह से जुड़े हुए हैं और क्लास कर रहे हैं हमारे। तो बेगूसराय में फिशरीज़ का क्या स्कोप लग रहा है, और जो स्टूडेंट आ रहे हैं जिनको आप सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, तो उन पर क्या लग रहा है कि पोटेंशियल है, जो कुछ बेहतर हो सकता है क्या? हाँ, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि ये भी सरकार बहुत तरह का स्कीम्स लागू कर रही है, जिसमें कि आप फिशरीज सेक्टर को बढ़ा सकते हैं। और ये बेगूसराय जो है वाटर सरप्लस एरिया है, इनफैक्ट नॉर्थ बिहार, यहाँ वाटर लेवल थोड़ा नीचे चला गया था, लेकिन अभी फिर से, अभी कोरोना वायरस कहिए या जो कहिए, वाटर लेवल या जो भी है अभी बहुत अच्छा बढ़िया हो गया, ऊंचा हो गया है। और यहाँ पर पानी बहुत देर से रुकता नहीं है। बेगूसराय के देखिएगा पोखर तालाब बहुत जल्दी सूख जाता है, दरभंगा जाइएगा वहाँ नहीं सूखता है। तो ये एक ड्रॉबैक है, इसीलिए यहाँ फिशरीज़ में थोड़ा जिसको खर्च भी करना पड़ेगा, लेकिन इसको अगर अच्छा से लोग देखें तो फिशरीज सेक्टर काफ़ी यहाँ आगे बढ़ सकता है। आपका वेटलैंड्स है, यहाँ पर चौर है, आपका कांवर झील है जो कि बहुत ही एशिया फेम का है, या कहीं इंटरनेशनल फेम का ये वाटर बॉडी है, वेटलैंड है। तो यहाँ कई वेटलैंड्स हैं बेगूसराय में जो लोगों को पता भी नहीं है। वहाँ सालों भर थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, तो इस सबको डेवलप किया जा सकता है। और यहाँ ऑर्नामेंटल फिश पर अभी हम एक सेमिनार भी करवाए थे, और नेशनल सेमिनार था, ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे, साइंटिस्ट आए थे, पूरे जितने भी फिशरीज इंस्टीट्यूट हैं वहाँ के साइंटिस्ट आए हुए थे ICAR के। तो उन लोग का भी यही कहना था कि ऑर्नामेंटल फ़िश पर भी यहाँ बढ़ावा दिया जा सकता है, ऑर्नामेंटल रंगीन मछली जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर अगर लोग करना चाहेगा तो ब्रीडिंग कल्चर का इसमें काफ़ी स्कोप बनता है, और सरकार हेल्प भी कर रही है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए है, बेगूसराय तैयार है उसके लिए? हाँ, तो पर्सनली लोग कर सकता है, नहीं तो कोऑपरेटिव्स बना के कर सकता है लोग, अपना कुछ लोग मिल करके आपस में इसको। क्योंकि देखिए ऐसा है कि बहुत बड़ा लागत अपने से लगाना तो बहुत मुश्किल है किसी के पास। अगर कोई ज़मीन है तो लीज में लेना हो, उसके लिए पैसा चाहिए, तो फंडिंग भी एक प्रॉब्लम है। तो सरकार के पास तो बहुत तरह का उपाय है, और लोग अगर मदद लेना चाहें, इस पर अगर एक्टिव हों तो फ़ायदा हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा नो हाउ भी जानना चाहिए। नो हाउ कहने का मतलब ये है कि कई बार होता है कि लोग सुन लेते हैं कहीं पर, अखबार में पढ़ लेते हैं कि मछली पालन से इतने लाख करोड़ का फ़ायदा होता, नहीं है, इतना आसान नहीं है। आप जब तक उसको टेक्निकली आप नहीं जानिएगा तब तक ये करने का मत ये कीजिए, ज़रूरत कीजिए, क्योंकि उसका आपके पास लॉस ही लॉस है। तो अब मैडम अंतिम में आपको आज के स्टूडेंट को, खासकर लड़कियों को, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जीवन में समस्याएं तो सबके जीवन में हैं। जैसे ऐसी बात नहीं है कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आई हैं, लेकिन हम हमेशा उसको आप पूछे भी तो मैंने उसको पॉजिटिव वे में टर्न करके उसका जवाब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। KB स्टूडियो में से आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।